ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, है ना। आप नेक्स्ट ईयर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होंगे, सबका एम अलग अलग है, बट दिस टॉपिक इज़ कॉमन। केमिकल बॉन्डिंग सबसे टॉप पर है, एवरी ईयर यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छे से इसको सीखिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। चलो, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड? आपको क्या समझता है कि केमिकल बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करें? रिएक्ट होते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो आप क्या बोलेंगे? बॉन्ड कुछ होल्ड। हाँ, बॉन्ड को मतलब बॉन्ड एक आपका है विच इज़ होल्डिंग 2 एलिमेंट्स टुगेदर, ऐसे है ना, बॉन्डिंग, राइट। तो हाउ टू डिफाइन द केमिकल बॉन्ड? लिखिए, द अट्रैक्टिव फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन लिखिए, द अट्रैक्टिव फोर्सेस which hold the attractive forces which hold various constituent, ब्रैकेट में लिखिए एटम, आयंस, ठीक है, which holds various constituents together, I am repeating, the attractive forces which hold various constituents, atom, ions together in different chemical species. In different chemical species is called a chemical bond. ठीक है, is called a chemical bond. दो स्पेशीज़ के बीच में या आयंस और एटम्स के बीच में क्या अवेलेबल है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, आप एक टाइप की एटम, मैं दूसरे टाइप की एटम, लेकिन हम बैठे हैं साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे बीच में बॉन्ड है ना। आप सब मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे सब, तो ये भी क्या है? बॉन्डिंग। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, राइट। वैसा ही केमिस्ट्री में भी चलता है आपका। अब आइए, अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्यों है, क्यों बनते हैं केमिकल बॉन्ड? क्यों बन रही है बॉन्डिंग? हाँ, टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब आप लिखिए कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर 1 हेडिंग डालिए, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर 1, टेंडेंसी टू एक्वायर, क्या है? टेंडेंसी, फर्स्ट कॉज क्या है? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कोई भी एटम है उसका एम क्या है कि उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले और मिनिमम क्या मिले? एनर्जी। ध्यान रखिएगा, बीमार आदमी एक जगह बैठा रहता है, एनर्जी नहीं है इसलिए बैठा हुआ है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? आप ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एम? क्या चाहिए जीवन में? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चाहिए ना। पढ़ाई करेंगे, आगे जॉब करेंगे, फिर आगे लाइफ सेट होगी, तो वही करना। हमने भी वही किया, आप भी वही कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन वही करेंगी। सो एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो जितने भी एटम्स हैं वो आपकी क्या है? स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। सेकेंड क्या है? टेंडेंसी टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। एक बार स्टेबिलिटी आ गई तो फिर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेंडेंसी टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। ठीक है, थर्ड लिखेंगे, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन।
ठीक है। और इसको आप इसके भी लिख सकते हैं टू अटेन, एक ही मीनिंग है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट। बात वही है, आप दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। कोई भी एटम क्यों रिएक्टिव है? बिकॉज उसको अपना ऑक्टेट क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है आपकी लिविस थ्योरी। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग भी हिस्ट्री से आएगा। तो लिविस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था आपका, और उन्होंने ही बोला था ये ऑक्टेट और डुप्लेट। तो एक है आपका डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या बोलता है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली। सिर्फ दो एटम है वो फॉलो करते हैं, यानी स्टेबिलिटी कब मिलेगी? व्हेन दे विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट मतलब दो। तो इस रूल की, ये जो रूल है डुप्लेट रूल, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। समझ में आ रही बात? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है आपका, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। इनके पास कोई चांस नहीं कि आप इनको 7 इलेक्ट्रॉन खिलाओ, जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी कब आती है? व्हेन दे गेट 2 इलेक्ट्रॉन। समझिए आप ये बात? डुप्लेट रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पीरियड 1 एलिमेंट्स। पीरियड 1 में कौन आया था? इधर हाइड्रोजन था और उधर क्या था? हीलियम। पीरियडिक टेबल याद करते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल। व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? ठीक है, ईच एलिमेंट वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, सबको कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या होता है बोलो? ऑक्ट वर्ड का मतलब है 8, है ना? ऑक्टोपस मतलब 8 लेग्स वाला जो एनिमल है आपका। यहाँ पर ऑक्टेट रूल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। ईच एलिमेंट्स वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जिसके पास 8 है वो क्या है? वो स्टेबल है। तो डू वी हैव सम स्टेबल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? कौन से? नोबल गैस। सारे जो नोबल गैस है सबका कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट तो वो क्या है आपको पता है ना? नोबल गैस आर लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि वो उनका लाइफ सेट है। ऑक्टेट कंप्लीट है ना? लेकिन उसमें भी जिनॉन इज़ द कंपाउंड जो इस रूल को मतलब वायलेट करता है, क्योंकि जिनॉन कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जिनॉन के कंपाउंड बनते हैं, पढ़ेंगे आपका 12th में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है। जैसे अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिल रही है? O2 फॉर्म में मिल रही है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, तो इट इज़ मोर रिएक्टिव। कैसा है ये? मोर रिएक्टिव। ठीक है, सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, इट इमीडिएटली कंबाइंस विद अदर एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6। कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड किसके साथ? अनदर ऑक्सीजन एटम के साथ। और ये किसका स्ट्रक्चर मिला फिर आपको? ऑक्टेट। दोनों का कंप्लीट हो गया। मैंने ज़्यादा बना दिया, ये 2 आएंगे, 6 है ना टोटल। एक ये बॉन्ड आया और एक ये आया। तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो O2 मॉलिक्यूल बना, ये रिएक्शन बॉन्डिंग से क्या हुआ? O2 मॉलिक्यूल। तो विच इज़ मोर रिएक्टिव? ऑक्सीजन एटम। तो उसका स्टेबिलिटी कैसा है? मोर रिएक्टिव। तो स्टेबिलिटी इज़ लो। स्टेबिलिटी इज़ लो। जैसे ही ऑक्सीजन बना तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। और ये क्या बना आपका? स्टेबल मॉलिक्यूल। क्या मिला? स्टेबल मॉलिक्यूल। तो इन शॉर्ट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल टू गेट स्टेबिलिटी। और क्या चीज़ कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक सी बातें आप जानते भी ऑलरेडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। शैल आई चेंज द स्क्रीन? हो गया? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है,
नंबर 1 ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड को हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटर एटॉमिक और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूल। दूसरा कौन सा है? इंटर मॉलिक्यूल। बाय रीडिंग दिस वर्ड्स कैन यू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग? क्या बोलो? ये एटम के बीच में है और वो किसके बीच में है? मॉलिक्यूल्स के बीच में। एटम और मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है? पता है हर्षनी, एटम और मॉलिक्यूल? तो जो बॉन्डिंग आपको एटम्स को कंबाइन कर रही है उसको हमने क्या दिया नाम? इंटर एटॉमिक। और दूसरा क्या है? इंटर मॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए मैंने एक बॉटल में CO2 गैस ले ली, तो जो इंटरेक्शन CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेंगे दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी इंटर मॉलिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइप्स किसके? इंटर एटॉमिक के। नंबर 1, अब ये वही चीज़ है जो आप पढ़ चुके हैं, आयोनिक। सेकेंड क्या है? कोवेलेंट। और थर्ड क्या है आपका? कोऑर्डिनेट। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है? कोऑर्डिनेट। इसी में फोर्थ आता है आपका मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग इंटर एटॉमिक, एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में जो आ रहा है। ठीक है, ओके। और जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड बनते हैं उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाई। ये वर्ड का क्या मीनिंग है? बॉन्ड स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाई, मुश्किल से टूटेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी हाई, वी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ठीक, और लगभग एक रेंज आपको बता रही हूँ, 200 to 400 किलो जूल पर मोल, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। कितना? 200 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट द इंटरमॉलिकुलर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अभी हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं आगे डिटेल में। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका जो मेजर कैटेगरी है दैट इज वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। FOA को मैं क्या लिख रही हूँ, मतलब शॉर्ट करके लिखा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इसके भी आपको इन कमिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस 5 टाइप्स। वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के भी 5 टाइप्स हैं। मेजर है वो, मेजर, उसके भी 5 तरीके हैं। ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हम यही पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। इसी में एक सेकेंड है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग का। और इनका जो BD है, BDE या BE, दैट इज लो, यानी कैसे है? वीकर। मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है ना, वीकर है। और इसका रेंज 2 to 40 किलो जूल पर मोल, ऐसा है। क्या रेंज है इसका? 2 to 40 किलो जूल पर मोल। अभी तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न, कुछ नया है? ये पता था आपको? आई गेस नहीं पता होगा, 10th में तो नहीं पढ़ते इतना डिटेल में ये सब, इंटर एटॉमिक के ना। हाँ, नहीं ये चीज़ तो नहीं पता होगी आपको। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो अब सबसे पहले हमारा कौन सा बॉन्ड आएगा? आयोनिक बॉन्ड। अभी हेडिंग डालेंगे आयोनिक बॉन्ड, 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। और इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन, यस, किसके बीच में प्रेजेंट है?
पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। पढ़ा था 10th में ये, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, है ना। दो पॉजिटिव के बीच में नहीं आएगा बॉन्ड, ना दो नेगेटिव के बीच में आएगा, ये आप जानते ही आप, ठीक। सो दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पर बॉन्ड का आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, जस्ट लाइक एस सब शेल थी ना, कोई डायरेक्शन नहीं थी, ऐसे ही आयनिक बॉन्ड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। एंड व्हाट इज द एग्जांपल? सुबह शाम दोपहर खाते हैं, NaCl। बेस्ट एग्जांपल क्या है? NaCl, KCl। नाउ वी हैव डिस्कस पीरियोडिक टेबल। तो अब मैं थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूँगी। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद द ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। याद आया कुछ? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बोलो ग्रुप 1 के नाम बोलो जरा आप लोग, जिससे मैं पूछूंगी। रुक जाओ। कौन बताएगा? बोलो, याद है ग्रुप 1 एलिमेंट्स? ऊपर क्या लिखा है, याद है? बोलिए। लिथियम से शुरू करेंगे। लिथियम, अरे हेलिना के, बस यहीं पर रुक जाओ, सीजन तक। चलो, इधर क्या था? बेरिलियम, बेटा मांगे कार, चलो ठीक है। और ग्रुप 16, और क्या है आपका? ग्रुप 17। ग्रुप 16 था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि, ठीक है। जनरली इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा रहता है आपका? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है? ग्रेटर है। पढ़ा था हमने अभी पीरियोडिक टेबल में, पॉलीजिंक स्केल पढ़ा था ना। फ्लोरीन को 4 असाइन किया था, है ना। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक टॉपिक लिया था पूरा, उसमें हमने यही सीखा था कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स, इट गिव्स यू आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड। याद आया? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपका जनरली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप मुझे एग्जांपल क्या बोल रहे हैं इसका? आपने बोला कि भाई NaCl, तो NaCl का लोकेशन चेक कीजिए पीरियोडिक टेबल में क्या है, ठीक है। और NaCl हो गया, NaF हो गया, NaBr हो गया, ये सारे क्या बना रहे हैं? KCl हो गया, देख लो, KCl हो गया, लिथियम हो गया, ये सब क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। कैल्शियम ऑक्साइड आयोनिक, याद आया? ठीक है। यहाँ पर NaCl लिख सकते हैं आप, क्या KCl लिख सकते हैं, CaO, एक आपने पढ़ा था MgCl2। अच्छा, अब ये बताइए इनके स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट द आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, एक बार देख लीजिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हो रहा था? सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। और क्लोरीन के पास कितने वैलेंस शेल में? 7। ग्रुप 17 का मतलब एकदम आपको चमकना चाहिए कि आउटर मोस्ट, वेदर इट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 7। तो ये सब चीज़ें क्विकली आपके माइंड में आनी चाहिए, है ना। और सोडियम क्या कर रहा है? अपना 7। 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है। आयनिक बॉन्ड में ध्यान रखिएगा, देयर इज कंप्लीटली ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कंप्लीटली ट्रांसफरेंस, शेयरिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि सोडियम का जब मन हुआ इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। कंप्लीटली ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। उसके बाद क्या होगा? सोडियम विल चेंज इनटू Na पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल इज गेनिंग सेम इलेक्ट्रॉन, तो इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव, ठीक है। अब दोनों आयंस आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? NaCl,
व्हाट इज द नेचर ऑफ NaCl? कैसा होता है NaCl रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड है, डाउट है कुछ? सॉलिड है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। समझिए भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब लिख लो आप जरा, फिर मैं आपको एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यहाँ पे। मैं बताऊँ फिर से, कुछ आपका मिस हो गया तो? हाँ हाँ, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड ग्रुप 16 एंड 17 हो गया। अब देखो, आई एम टेलिंग यू अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी, शायद आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। वेन एवर आयन्स कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, क्या होगा? अच्छा, पहले तो ये बताइए, एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? सोचिए, सोडियम एंड क्लोरीन आयन्स आर कंबाइनिंग, तो एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? वो काम हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। चलो, सबसे आंसर बोलो आरुषि, फटाफट। रिलीज होगी? मैं इसकी बात कर रही हूँ, व्हेन दीज टू कंबाइंस दे विल रिलीज एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, रिलीज होगी। आप रिलीज रिलीज बराबर की वोटिंग हो गई, बोलो एब्जॉर्ब होगी एनर्जी की रिलीज होगी? हाँ भाई, चलो अब मेरा आंसर। हम करते तो हीट रिलीज होती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो न्यूट्रलाइजेशन की बात हो गई बेटा, है ना। यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं, एनर्जी रिलीज, एनर्जी बहुत अलग चीज़ है, कब कहाँ कैसे होती है ना। देखिएगा, ध्यान रखिए, आप हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। एक और चीज़ माइंड में रखनी है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। whenever Na ion और Cl ion will combine, they will release energy। अभी तो पढ़ा है हमने, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा आपका? रिलीज होगा, और उस एनर्जी को हम यहाँ पर बोलते हैं लैटिस एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखो, एनर्जी के आप अलग अलग नाम सीखेंगे इस बार, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? दिस इज, आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी का, बोलूं? लैटिस एनर्जी, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड when, this is the energy released when 1 mole of positive and negatively charged ions, when 1 mole of positive and negatively charged ions, और आयंस के आगे स्टेट लिखिए गैसियस, ब्रैकेट में। गैसियस स्टेट में ही होता है काम, ठीक है। आयंस के आगे ब्रैकेट में G लिखिए। When 1 mole of positive and negatively charged ions combine to form an ionic bond। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी है, एंथैल्पी भी बोलते हैं, इट इज़ स्पेशली रिलेटेड टू आयोनिक सब्सटेंस। कोवेलेंट की बात नहीं कर रही हूँ, आयनिक। तो जब भी कोई आयनिक सब्सटेंस बन रहा है तो वो क्या रिलीज करेगा? लैटिस एंथैल्पी। क्लियर हो गई ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके, दूसरा हम ध्यान रखेंगे, लैटिस एनर्जी इज द मेजर ऑफ
strength of bond. Lattice energy is directly proportional to the strength of ionic bond. जितना बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ही क्या होगा, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी आएगी। ये बात आप समझ में आ रही है सबको? कम एनर्जी है तो आप क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या बोलने वाली थी मैं, याद आएगा बताती हूँ, ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कंडीशंस ऐसे लिखिए, कंडीशंस फॉर द आयोनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। कंडीशंस, अभी जो मैंने आपसे बात की थी बेटा कि जनरली जो आयनिक बॉन्ड हमें मिलता है दैट इज़ बिटवीन ग्रुप 1 ग्रुप 2 और 16 17। तो इसको हम अदर वे राउंड कैसे बोल सकते हैं, द बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, उसका नेचर क्या है, नहीं नेचर पॉजिटिव, मतलब वो जनरली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो एलिमेंट मिल रहे हैं, चलो इधर हम लिखते हैं, एक है हमारा सोडियम और एक है हमारा क्लोरीन। मेटल एंड नॉन मेटल, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस मेटल एंड नॉन मेटल। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर कैसा होना चाहिए, किस तरह का मेटल चाहिए। अगेन जो अपना क्या हो रहा है, मेटल का मेटल क्या कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। मेटल जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना जल्दी बॉन्ड बनेगा। तो व्हाट अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट शुड बी लो। आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हो 10th 9th 10th वाला नहीं, अब आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं ये चीज़, है ना। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन, कौन से मेटल्स होने चाहिए, मेटल्स विद द लो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। आयोन, यस, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बार बार मिलेगा, ठीक है। तो मेटल कैसा होना चाहिए, जो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, यानी उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, लो। चलो बी पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हाट अबाउट द नॉन मेटल, नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा होना चाहिए, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो यानी क्या होना चाहिए, हाई डेल्टा ई जी, ठीक है, हाई डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच कर दीजिए इसको, इसको लिखा जाता है डेल्टा एच। ये डेल्टा एच इज द सिंबल ऑफ एंथैल्पी और ये ई जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है भाई, समझ में आया। तो बेसिकली इसको मैं एक और बोलती हूँ कि कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं आयनिक बॉन्ड के लिए, वहाँ पर क्या कंडीशन है हमारी, विच देयर शुड बी ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये बात समझ में आ रही है, यही तो चीज़ है, जो जितनी जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन या एनायन बना सकते हैं वो उतना जल्दी क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो मेटल कौन सा रिक्वायर्ड है, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो, और नॉन मेटल कौन सा रिक्वायर्ड है, जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो, ठीक है। अब X मैंने लिखा गैसियस फॉर्म में, मान लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, इन जनरल लिख रही हूँ मैं। Y मैंने लिखा नेगेटिव, ये भी किस फॉर्म में चाहिए, गैसियस फॉर्म में, ये मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था। और दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक्स वाई। इसका नेचर कैसा है, सॉलिड, ठीक। यहाँ पर जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ लैटिस एनर्जी, डेल्टा एच एल ई इज नेगेटिव। कौन सा प्रोसेस है ये,
एक्सोथर्मिक। नेगेटिव साइन ध्यान रखेंगे कैसा रहेगा हमेशा, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। मैं तोड़ूंगी अगर कोई चीज़ तो मुझे एनर्जी लगानी है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये सिंबल है लैटिस एनर्जी का, लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं, ओके। लैटिस एनर्जी भी और लैटिस ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू एक्सोथर्मिक। बोलिए भाई, मैथिली कुछ कंफ्यूजन समझ में आ रहा है सब, ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए फिर ब्रेक लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कुछ प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टीज में, यस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लिखेंगे दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट नेचर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्या रीजन लिखेंगे, क्यों है ऐसा, वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम वेरी हाई, दे ऑफर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम रीजन, बॉन्डिंग इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब हाँ, आर दे एबल टू पास करंट थ्रू इट, यस, ठीक है। तो दे आर, यस, दे आर गुड कंडक्टर of heat and electricity in good conductor of heat and electricity in aqueous, aqueous का मतलब क्या हुआ, वाटर भी डिजॉल्व किया, and in molten state, molten state का मतलब molten, molten का मतलब क्या हुआ, molten का मतलब होता है melted। NaCl को मैंने इतना हीट किया कि वो मेल्ट हो गया विदाउट वाटर, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं मोल्टन, ठीक है। और एक्वस मतलब व्हेन यू आर मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ NaCl बाय डिजॉल्विंग इट इनटू वाटर। डिफरेंस समझ में आया, दोनों ही कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं, कंडक्टर बन जाता है। क्यों हुआ ऐसा, एनी गेस, आयन सेपरेट हो गए। सॉल्यूशन के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो करंट कौन कैरी करता है, आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयंस आपके सेपरेट हो गए, इसलिए वो कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका सॉल्युबिलिटी। फोर्थ क्या है हमारा पार्ट, सॉल्युबिलिटी। बताइए किसमें सॉल्युबल है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब ये वर्ड आज नया सीखा, पोलर सॉल्वेंट, ये पूरी 12th तक चलने वाला है। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, यस, लाइक वाटर, ठीक है। चलो बता रही हूँ। यहाँ पर एक सेइंग केमिस्ट्री का आप लोगों ने शायद सुना होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नॉन पोलर नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट ही पोलर हैं आपके। पोलर का मतलब सुनिए, पोलर वर्ड का मतलब है पोल्स, टू पोल्स अगर आपके हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पोलर का मतलब टू एंड्स, पोलैरिटी आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो वाटर इज़ द सब्सटेंस, यहाँ पर पोलैरिटी क्यों आ रही है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान दो, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखे आपने, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो बॉन्ड पेयर है दैट इज़ मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गेट्स लिटिल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स लिटिल पॉजिटिव चार्ज विच मेक्स वाटर पोलर। ऐसे ही आपका HF, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफैक्ट, है ना, तो वहाँ भी क्या है, पोलैरिटी आ गई बॉन्ड के अंदर, समझे। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ये इनमें खुद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे ही सब्सटेंस को डिजॉल्व करेंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। जो आयनिक सब्सटेंस है दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो इसलिए किसमें सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। आप लोगों ने सब ने आई एम श्योर फ्राइज़ खाई होंगी, पोटैटो फ्राइज़ की बात कर रही हूँ, तो उसके ऊपर वो सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, है ना। वो सॉल्ट अगर आप किसी टिश्यू पेपर से उसको हटा दो एंड देन यू ईट दैट फ्राइज़, कैसा टेस्ट आएगा आपको, सॉल्ट का टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सॉल्ट अंदर गया नहीं, क्यों नहीं गया अंदर, वाई नॉट, क्यों नहीं हुआ, लाइक नहीं है, क्योंकि आपके फ्राइज़ में जो कंटेंट है दैट इज़ ऑयल, ऑयल में सॉल्ट कभी डिज़ोल्व नहीं होता। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, मम्मी अगर आपकी परमिट करें, थोड़ा सा ऑयल लेना और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के ज़रा घुमाना, उसको स्टिर करना, कितने भी महीने, मैं दिन की बात ही नहीं करी, कितना भी महीने आप उसको स्टिर करेंगे डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। जितने आप फरसान खाते हैं, अगर उसका एंड वाला पार्ट खाएंगे तो यू विल फील इट इज़ वेरी सॉल्टी, क्योंकि वो सारा सॉल्ट उसके ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, अंदर जा नहीं रहा है, तो वो सब जड़ता रहेगा नीचे। कभी नमकीन जो होती है उसका एंड वाला पार्ट खाइएगा, तो रीजन समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर करो। घर पे सबके ड्राई वेजिटेबल्स बनाती है मम्मी, ड्राई वेजिटेबल्स, सूखी सब्जी, आलू डाल दिए कढ़ाई में और नमक डाल दिया, तो उसमें कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर से नमक हटा दिया और आपने कहा नमक तेज हो गया हटा दो, कर सकते हो नमक अलग, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा चलो अनदर, इसी का दूसरा क्वेश्चन, आप समझे नहीं। जो ड्राई वेजिटेबल है उसमें आप अगर उसका आलू खाएंगे, एक फ्राइज़ खाया आपने सॉल्ट हटा के तो आपको ब्लैंड लगा, यहाँ आप आलू खा रहे हैं तो यू कैन फील द टेस्ट ऑफ सॉल्ट। ऐसे क्यों हुआ, जबकि पानी तो नहीं था। वेजिटेबल्स के अंदर क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो इसलिए वो सॉल्ट अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन फ्राइज़ में मॉइस्चर निकल गया और साथ में क्या आया, ऑयल, तो उसकी वजह से आपको कभी भी सॉल्टी टेस्ट नहीं आएगा। डिफरेंस समझ में आया। ये कहानी क्यों सुनाई मैंने, सिर्फ इतना बताने के लिए कि सॉल्ट इज़ नॉट सॉल्युबल इन द ऑयल, एनी टाइप ऑफ ऑयल, ठीक है। रीजन क्या है, ऑयल का नेचर कैसा है, नॉन पोलर, और सॉल्ट का नेचर कैसा है, पोलर। और बताओ, आपके हाथ पे ऑयल लगा हुआ है, आप उसको पानी से धो लोगे, हाथ को साफ हो जाएगा आपका हाथ, क्यों, पेंट, आपके घर में अगर पेंट हुआ कभी आपके सामने, तो जो पेंट का ब्रश रहता है, आपने देखा वो पेंटर किस चीज़ से वॉश करता है, एक स्पेशल आपका सॉल्वेंट आता है, वाटर से करोगे तो बेकार हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। आज एक काम करना मैथिली, थोड़ा सा ऑयल लगाना हाथ पे और फिर वॉश करना। हाँ, पेंट इज अगेन ऑयल, हाँ, क्योंकि वो भी नेचर कैसा है, पोलर नॉन पोलर। ड्राई क्लीन कराते हो कपड़े, क्यों, घर पे क्यों नहीं धो लिए पानी में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राई क्लीनिंग, कैसे कि आपको पता है ड्राई क्लीनर क्या यूज़ करते हैं, नहीं पता, हर जगह केमिस्ट्री लग रही है हमारी लाइफ में, एवरीवेयर। हाँ, ड्राई क्लीनर क्या यूज़ करते हैं, पूछिएगा कौन सा पाउडर, नहीं, ड्राई क्लीनर आजकल तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो पहले यूज़ करते थे वो पेट्रोल यूज़ करते थे कपड़े क्लीन करने के लिए। पेट्रोल हो गया आपका ऑयल। अब पेट्रोल क्यों, पेट्रोल का नेचर क्या है, नॉन पोलर। आप किसी इवेंट पे गए, आपने खाना खाया और थोड़ा सा आपने अपने कपड़े को खिला दिया, अच्छे कपड़े, अब अगर आप उसको वाटर से धोओगे तो वो स्टेन नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो फूड है वो ऑयली, सिंपल सा लॉजिक है ना, वो कैसा है, ऑयली है, तो इसलिए ड्राई क्लीन के लिए आप देते हो, तो ड्राई क्लीनर पानी से नहीं करता, वो क्या यूज़ करता है,
पेट्रोल अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो आजकल बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट आ गए हैं, वो यूज़ करके तब आपका वो कपड़ा क्लीन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब पूछना ड्राई क्लीनर से कि आप क्या यूज़ करते हो ड्राई क्लीनिंग के लिए, पेट्रोल क्यों नहीं यूज़ कर रहे, है ना? ठीक है, चलो अभी ब्रेक लेते हैं, फिर अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। इसको पॉज कर दीजिएगा आदित्य। लैटिस एंथैल्पी आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन रिवर्स फॉर्म में भी लिखा जाता है। रिवर्स फॉर्म में मतलब देखो, NaIn प्लस Cl टू प्रोड्यूस NaCl। ठीक है, अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि लैटिस एंथैल्पी सपोज यहाँ पर 100 किलो जूल पर मोल है, से फॉर एग्जांपल, ये ट्रू नहीं है, मैं ऐसे नंबर ले रही हूँ, तो अगर NaCl फॉर्म हो रहा है तो इतना एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और अगर ये एनर्जी मैं NaCl को देती हूँ तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। समझे? अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लैटिस एंथैल्पी मैं NaCl को दे रही हूँ तो NaCl का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो आयंस में चेंज हो जाएगा। जब आयंस कंबाइन हो रहे हैं तो उतना ही एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। उतना ही एनर्जी अगर आप NaCl को देंगे तो क्या होगा, NaCl विल ब्रेक इनटू आयंस। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। यस, ठीक है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन एन आयोनिक सब्सटेंस। 1 मोल NaCl को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी है, और 1 मोल आयंस को कंबाइन होने में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो भी क्या है, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ये समझ में आया? चलो, अभी हम इससे पहले सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे ना, उसमें एक पॉइंट और ऐड कीजिए। हमने लिखा था सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक दिस। तो अगर मैंने लिखा NaCl प्लस वाटर, क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, बताइए। इफ़ यू आर डिजॉल्विंग NaCl इनटू वाटर, व्हाट विल यू गेट? ये एक्सपेक्टेड था मुझे, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, NaCl ब्रेक्स इनटू आयंस। ठीक है, NaOH और HCl मत बनाना यहाँ पर, वो नहीं होता बेटा। क्या होता है, वाटर इज हेल्पिंग इन ब्रेकिंग द आयनिक बॉन्ड, तो आपको Na आयन एक्वस मिलेगा प्लस Cl नेगेटिव एक्वस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी का रोल है, अब आप देखो हर जगह आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हियर इंटरेक्शन इज अकरिंग बिटवीन वाटर एंड द आयंस। ठीक है, तो इस एनर्जी को यहाँ पर हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। 2 नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी का रोल है, उस एनर्जी के लिए क्या हमने वर्ड यूज़ किया, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और एक और नाम है इसका सॉल्वेशन एनर्जी। क्या नाम है, सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये ध्यान रखेंगे। आज 2 नई एनर्जी सीखी आपने। नहीं, मैं आपको अलग से बता रही हूँ, इसके हम फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब इंटरेक्शन ऑफ आयंस विद द वाटर, तो हमने उसको नाम दिया हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एंथैल्पी कब आ रही है, व्हेन आयंस कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, तब हमको कौन सी एनर्जी मिल रही है आपको, लैटिस एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग। दैट विल बी लैटिस वाटर में। हाँ, मतलब आप इसे लिखो इंटरेक्शन, ब्रेक वाली बात मत करो, इंटरेक्शन ऑफ आयंस विद वाटर। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ आयंस विद वाटर, तो ये क्या देता है आपको, हाइड्रेशन एनर्जी। वो मैं इसलिए मना कर रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन होगा कि लैटिस एंथैल्पी है, वाटर आ रहा है यहाँ पे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। लैटिस एंथैल्पी वाटर का रोल नहीं है, वो सिंपली आपका NaCl ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सॉरी विंटर, आप लिखो ऐसे, दिस इज द एनर्जी रिलीज स्लैश एब्जॉर्ब, जनरली रिलीज ही होती है ऑन इंटरेक्शन ऑफ आयंस विद वाटर। वाटर और आयन का जो इंटरेक्शन है उसमें हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, चलो, सो अप टू हियर वी आर डन विद द आयनिक बॉन्ड।
अब हम बात करेंगे किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या था, दिस इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंस नहीं है। NaCl वाले केस में क्या था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था। यहाँ पर क्या होता है, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं जहाँ पर आपने कार्बन के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोई एग्जांपल, कार्बन के तो H2O हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया है। अब मोस्टली कंपाउंड आपको कैसे मिलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड वाले मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे आपसे अभी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि पूरा डिस्कशन आगे हम कोवेलेंट बॉन्ड का ही करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, पहली चीज़, ये जो बॉन्ड बनता है बिटवीन आयंस और एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स और आयंस, एटम्स। तो पहली चीज़ ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, एटम्स के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर 1 जो आपका फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, दे में भी कैसे हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस होते हैं जनरली। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। जनरल स्टेटमेंट कोवेलेंट का प्रॉपर्टी, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म क्या, फिजिकल स्टेट, वहाँ पर क्या था, सॉलिड था। आयनिक बॉन्ड अगर है तो जनरली क्या बनते हैं, सॉलिड। ये कैसे बनते हैं, लिक्विड और गैसेस बनते हैं। ठीक है, इसमें 2 एक्सेप्शन नोट करेंगे। एक्सेप्शन क्या है आपके, ये आपका ये क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी, एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड। डायमंड देखा है सबने, देखा होगा, कैसा रहता है डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एट द अर्थ। हमारी अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, डायमंड है। डायमंड कौन यूज़ करता है, ग्लास के ऊपर भी स्ट्रेस डालता है। जब आप कभी ग्लास कटर, जो ग्लास का काम करते हैं ना, विंडो में ग्लास लगा हुआ है, तो वो ग्लास कैसे कट करते हैं, कभी देखा है आपने, उनके पास एक स्केल टाइप की चीज़ रहती है, उस पर छोटा सा डायमंड लगा होता है, तो वो पहले उसके ऊपर मार्क डालते हैं, है ना, और फिर उसको तोड़ते हैं ग्लास को डायमंड से। ठीक है, तो डायमंड हो गया। व्हाट अबाउट अदर सब्सटेंस, सिलिका, लिखिए, सैंड, सिलिका। ग्रेफाइट भी आपका सॉलिड में आता है, बट इट इज़ सॉफ्ट सॉलिड। ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट है, लेयर्स में बना हुआ है, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सॉफ्ट। ठीक है, सेकेंड हम लिखेंगे, व्हाट अबाउट द कंडक्टर, कैसे हैं, नॉन कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लिखिए, दे आर पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, नॉन कंडक्टर हम लिख रहे हैं अभी, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, थर्ड, दे आर सॉल्युबल इन, अब ये पोलर हैं कि नहीं है, नहीं है, पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड, तो ये कैसे हैं, नॉन पोलर, तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स like बेंजीन, C6H6, ठीक है, CCl4, CaCl3 एट्सेट्रा। ये सब क्या है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पेट्रोल, ऑयल, कुछ भी सब में क्या रहेंगे, सॉल्युबल रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारी कोवेलेंट की बात हो गई। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ईथेन, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पढ़ा है आप लोगों ने 10th में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
बोलिए क्या डिफरेंस है कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में? नो आप आगे की बात बोल गए मैथिली, हाँ वो बाद में आएगा। अनइक्वल शेयरिंग होती है। अमोनिया का जो कंपाउंड है अमोनियम आयन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ बट बन कैसे रहा है, बन कैसे रहा है? हाउ वुड यू डिफाइंड इट? आप मुझे एग्जांपल सही दे रहे हो बट बन कैसे रहा है कोऑर्डिनेट? वो और H3O+ और NH2+। वो ठीक है ओके बोलिए सोम, कोऑर्डिनेट नहीं सीखा? अच्छा चलो तो पहले एक एग्जांपल समझेंगे फिर इधर आएंगे। आप जैसे स्कूल जाते हैं, हाँ दो फ्रेंड टिफ़िन लेके जाते हैं दोनों अपने घर से, स्कूल में आपका ब्रेक हुआ और आपने दोनों ने टिफ़िन शेयरिंग करके खाया, थोड़ा आपने उसका खाया उसने आपका खाया, दिस इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन आपका फ्रेंड टिफ़िन लाना भूल गई, उस दिन क्या होगा? अपना खाना आप खिलाओगे उसे या नहीं खिलाओगे? मना कर दोगे नहीं मैं नहीं दे रहा आज ऐसा नहीं होता, आप उसको अपना खाना खिलाओगे। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या समझे? एक के पास शेयरिंग इज हैपनिंग बट शेयरिंग इज हैपनिंग बट द बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम वन एलिमेंट। समझे? शेयरिंग इज हैपनिंग बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कमिंग फ्रॉम वन एटम, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लिख लीजिए आप। दिस इज अगेन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कमिंग ओनली फ्रॉम वन एटम। समझ में आया? ये एग्जाम्पल एकदम साइड बैठता है यहाँ पे। आपका फ्रेंड अगर टिफिन नहीं लाया तो आप जो लाए थे आप लोगों ने वो शेयर किया। ठीक है, अब इसके लिखा आप लोगों ने, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है बट शेयर in this case sharing is occurring but electron pair is coming from one atom only। अभी रिपीट कर रही हूँ मैं, इतने से लिखा क्यों नहीं? शेयरिंग occurs, फिर से in this case sharing occurs but the electron pair is coming from one atom only। कोवेलेंट में क्या था? दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ला रहे थे तो बॉन्ड बना था। यहाँ पे एक ही अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है, पेयर। लेकिन चलिए इसका एग्जांपल देखो, ये है आपका अमोनिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना टिफिन लेके आया, यानी क्या लेके आया है? पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या है? पेयर है और इट इज कंबाइनिंग विद द H पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अदिति, how many electrons are present in the H positive? Very good, 2। समझे ना? आज सबकी डांट लगने वाली। 0 कहाँ हो? एक इलेक्ट्रॉन था वो भी दे चुका है ना। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? उसने वो इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन, 0 इलेक्ट्रॉन है लेकिन रूम है, ऑर्बिटल तो है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो गया, ऑर्बिटल थोड़ी चली गई है, राइट। तो नाइट्रोजन ने क्या किया? नाइट्रोजन इज मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल तो आपका अवेलेबल है, सॉरी ये नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रही हूँ। एम्प्टी ऑर्बिटल तो अवेलेबल है, वो पी हो जाता है एक्चुअली जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे बन रहा है? एन, ओके मैं इसका आपको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, एच एच एच, और ये मैं एरो से दिखा रही हूँ। देखो जो वाइट वाला हाइड्रोजन है दैट इज मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी 3 हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। इस केस में क्या हुआ? जो थर्ड वाला आपका हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? हाइड्रोजन को दे दिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? शेयर हो रहा है हाँ ठीक है। अब यहाँ पर अब हाइड्रोजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? खत्म हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास वो पॉजिटिव चार्ज अब नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो गया, कमी हो गई ना नाइट्रोजन के पास, उसका लोन पेयर चला गया तो कमी हो गई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस बिलोंग्स टू, अब आप इसको कंबाइनली क्या लिखते हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
NH4 पॉजिटिव। क्या बोला हमने इसको? अमोनियम आयन। ठीक है, क्या बोला हमने इसको? अमोनियम आयन। मैथली अब वो बात आएगी जो आप बोल रहे थे। अमोनियम का स्ट्रक्चर समझ में आया? ठीक है, हाँ। हाइड्रोजन के पास है ही नहीं ना, हाइड्रोजन कुछ नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ ले रहा है, तो फिर उसका प्लस चार्ज नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डेफिशिएंसी हो गई। ऐसा एक और इसका एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन। देखो HOH, क्या लिखा मैंने, ये पहचानो, वाटर है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और वाटर कैन ऑल्सो गेन 1 प्रोटॉन। हम यहाँ पे इसको ऐसे बोलते हैं कि अमोनिया इज गेनिंग प्रोटोन। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ने सेम सिचुएशन है, अपना लोन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। इन अदर वर्ड्स वाटर इज गेनिंग प्रोटोन। वाटर ने क्या कर लिया? प्रोटोन पकड़ लिया। हाँ, तो क्या हुआ? HOH। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैं येलो कलर से दिखा रही हूँ, ये एरो हमेशा ऐसे दिखाते हैं, जो एटम ले रहा है उसकी तरफ आप एरो पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन के पास क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, राइट? ऑक्सीजन से उसका लोन पेयर चला गया है, नाउ द ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और ये जो स्ट्रक्चर मिला दिस इज H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। पढ़ा था ये 10th में, है ना? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। ठीक, अब क्या होगा? एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखनी है, आयन्स आपको ना कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, फ्री है, आप बोतल में स्टोर करके रख सकते हो। आयन्स कभी भी आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं। आयन्स कब मिलते हैं? या तो एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर गैसियस फॉर्म में, और या फिर कंबाइंड स्टेट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं दैट इज़ NaCl, कंबाइंड फॉर्म में। अगर आप सोचो कि उसमें से सोडियम आयन में एक बॉटल में भर लूँ, नॉट पॉसिबल। आयन्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही NH4 आयन, इसके आगे आप क्या लगा दें? कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर बनेगा? अभी क्या लिखा मैंने? NH4Cl। आई कैन ऑल्सो फॉर्म NH4OH, आई कैन ऑल्सो फॉर्म NH4NO3, कुछ भी आप बना सकते हैं अमोनियम आयन से। नाउ वाई आई एम टेलिंग दिस ऑल दिस थिंग, these are the molecules which are having 3 type of bonding। ये मॉलिक्यूल में तीनों बॉन्डिंग अवेलेबल है, चेक कर लो। आयोनिक कहाँ किसके बीच में है? ये आयोनिक, ये पूरा ये और ये, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? आयोनिक। ठीक है, और यहाँ पर ये वाले कौन से हैं आपके? कोवेलेंट। ठीक है, और ये कौन सा बन रहा है आपका? कोऑर्डिनेट। ये कई बार MCQ में ऐसे ही आपको पूछ लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड विच इज शोइंग ऑल द 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, ओके। चलो, आप लोगों ने लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए सीखे थे 10th क्लास में? डॉट स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं अभी। वाटर का बनाइए सब लोग, वाटर और नाइट्रोजन, दो मुझे बना के दिखाइए, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर। वाटर और नाइट्रोजन, वाटर एंड नाइट्रोजन। कुछ गड़बड़ हो गया ना? वो प्लेसिंग गलत है। नहीं, ये गलत हो गया बेटा। आपने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया, और ये ऑक्सीजन। वाटर की बॉन्डिंग कैसे है? HOH, पहले H फिर O फिर H, तो बॉन्डिंग किसके? लिखो, वाटर का लिखा। कब करोगे? अभी तक तो हो जाना चाहिए था। हाँ भाई,
हाँ ठीक ठीक तो ठीक कर रहे हो, करो करो करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो उल्टा लिखा है। हो गया। वाटर का स्ट्रक्चर बनाया है। ये अगर एरो दिखाओगे अक्षय तो आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट है ही नहीं बेटा, है ना। यहाँ पर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो शेयरिंग आपको दिखानी पड़ेगी। हाँ सोहम जरा सा दिखाओ, जरा मुझे चेक करना है। हाँ आदित्य ये भी गलत है भाई, गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। हाँ नाइट्रोजन ठीक है, वाटर हाँ वाटर आपका ठीक है। हाँ आ रही हूँ। हाँ नाइट्रोजन ठीक है। नाइट्रोजन बनाइए, नाइट्रोजन याद है कितने हैं नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, नाइट्रोजन 5 है। वाटर ठीक है, हो गया फाइनली। हाँ देखिए क्या करना है यहाँ पर, ये सिर्फ आपका 10th का मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपको कितने इसके बारे में जानकारी है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन किस में दिखाते हैं? पेयर में। तो ये मैंने अभी 4 दिखाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन में इधर दिखा रही हूँ और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाऊंगी। ये भी ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1, राइट। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेक्स होता है, कंप्लीट हो गया। दिस हाइड्रोजन इज कंप्लीट एंड दिस इज द ऑक्सीजन। ये है वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये क्या बनाता है आपका? सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, और 3 की हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। N2 में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। N2 देख लीजिए, जिन लोगों को नहीं आता है N2 कैसे बनाएंगे आप? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मैंने 1 लिखा, इसके बराबर आप दूसरा लिखेंगे एडजेसेंट इसके, ठीक है। तो ये देखो इसके 8 हो गए और इसके भी क्या हो गए? 8 हो गए। यानी नाइट्रोजन इज शेयरिंग 3 पेयर, यानी 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच नाइट्रोजन एटम। तो ये है नाइट्रोजन, ठीक है। चलो ये तो आपके कैसे थे? नॉन मॉलिक्यूल थे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, एनी मॉलिक्यूल, देन हाउ वुड यू राइट द लीविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। ये नई चीज़ सीखने जा रहे हैं फिर से। अभी तो नॉन तो ठीक है, वो मीथेन और वो सब आप कर लोगे, मुझे पता है, ऑक्सीजन कर लोगे, क्लोरीन कर लोगे, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए तो आप उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू दैट एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं क्या अभी वर्ड यूज़ करने वाली हूँ। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहा है इधर, और कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? ये पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके लिए हम आगे वर्ड यूज़ करने वाले हैं बॉन्ड पेयर, समझे? इसका मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर, विच आर द pair of electron which are participating in the bonding। हाँ, जो अब ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, विच आर प्रेजेंट विद द ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोन पेयर। पेयर का मतलब समझ रहे हो ना? पेयर का मतलब लोन, वो कोई बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने बोला 1 बॉन्ड पेयर तो आपको समझ में आना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर जो क्या है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आगे मैं ये सब वर्ड यूज़ करूँगी, तो आज आपको मैंने समझा दिया। बॉन्ड पेयर कौन सा है? बॉन्डिंग बना रहा है। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए उसका कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्या निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता रही हूँ,
Q का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया, नॉट द एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला किसका आएगा? मॉलिक्यूल का आएगा, एटम का नहीं आएगा, राइट। तो Q इज इक्वल टू क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल के। तो ये आपको थोड़ा सा मेन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स प्लस, अब अगर आयन की बात करें तो उसके ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए Cl नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे +1 करूँगी। अगर है O2 नेगेटिव तो मैं यहाँ पर 2 करूँगी, +2 करूँगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। क्या है? माइनस पॉजिटिव चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक से ज़्यादा हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वैलेंस, हाँ जितने भी हैं, ठीक है। ये समझे आप फॉर्मूला, ठीक। यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ऐसा इमेजिन कीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल, चलो एग्जांपल ले लो पहले, चलो अभी जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ मीथेन, ठीक है। ऐसा एज्यूम करो हमें मीथेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल अननोन मॉलिक्यूल है। तो मैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूँगी, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अभी आप जानते ही नहीं इनके बारे में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को एटम्स का तो आइडिया है, बोलो मॉलिक्यूल। Q इज सिंपली टेलिंग यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वही तो किया आपने, देखो फॉर्मूले से समझेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जितने आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी थ्योरी है, तब तक ये बॉन्डिंग कुछ नहीं आई थी। जो आपने सीखा ना, ये बात की चीज़ है। सबसे पहले किससे स्टार्ट हुआ था? लीवी स्ट्रॉट स्ट्रक्चर से। ऑक्टेट रूल उन्होंने ही दिया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन क्या है कि सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है? सेंट्रल एटम। क्या ढूंढना है अपने को? सेंट्रल एटम। सबसे पहले ये काम करेंगे। दूसरा हमें क्या ढूंढना है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें? सेंट्रल एटम मतलब क्या? बाकी सबसे बॉन्ड बना रहा है, जो मिडिल में रहेगा, ठीक है। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम? नंबर 1, कैसा होता है सेंट्रल एटम? देखिए, लीस्ट इन नंबर, सबसे कम नंबर सेंट्रल एटम का, ठीक है। दूसरा कैसा होना चाहिए? बी कंडीशन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा चाहिए? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सी आपको कैसा चाहिए? साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज, ठीक है, या लार्जेस्ट, ठीक। अगर साइज आपका लार्जेस्ट है तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर, मैं बहुत बेसिक बात कर रही हूँ अभी, एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एक्सेप्शन सब जगह हैं, और ये मैं बहुत बेसिक थ्योरी की आपसे बात कर रही हूँ। लिविस ने कैसे जज किया था कोई भी मॉलिक्यूल है। तो कैसे पहचानोगे सेंट्रल एटम को? जिसका नंबर कम होगा। और एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर बड़ा साइज है तो आप उसके ऊपर छोटे एटम्स को एकोमोडेट कर सकते हो, है ना। आप उसको, मान लीजिए आपको मैं बोलूँ कि राइट, आप पेन है, छोटे साइज़ का है, आप अपने हाथ में 8-10 पेन होल्ड कर सकते हैं, इजीली, आराम से कर सकते हो। और पेन की जगह कोई मैं आपको एक बड़ा सा बॉक्स दे दूँ तो आपको वो कैरी करने में प्रॉब्लम होगी नहीं, आपके साइज से बड़ा। You can accommodate, you can hold smaller things in your hand, but you cannot accommodate the bigger thing. मैं बोलूँ आपको ट्रक उठा लो, नहीं उठा पाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। कैसे उठाओगे? पेन उठा लोगे, 10 उठा लोगे, ट्रक नहीं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, वीड एग्जाम्पल इसीलिए ये आते हैं कि आपको याद रहे, जो सेंट्रल एटम है इट मस्ट बी बिगर इन साइज, ताकि वो छोटे एटम को अपने ऊपर एकोमोडेट कर सके। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर सेंट्रल एटम, ठीक है। इसी में एक चीज़ और लिखिए, डी पॉइंट, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी
सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को अब मैंने Ca नाम दिया है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह से बिहेव नहीं करते हैं। हाइड्रोजन क्यों नहीं करेगा बोलो? स्मॉलेस्ट है, वो खुद ही इतना छोटा है। F की अलग कहानी है, F के अंदर एटीट्यूड है ना, वो इसलिए नहीं होगा। ठीक, एटीट्यूड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, अच्छा। और हाँ, ये एक बात समझ में आई। मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, अब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द सेंट्रल एटम हियर? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम। और जो हाइड्रोजन है उसको आप सराउंडिंग एटम बोल सकते हो और कॉर्नर एटम्स बोल सकते हो। सराउंडिंग एटम्स और कॉर्नर एटम। ठीक है, तो जब आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सेकंड में आपको बता रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ऑक्टेट of corner atoms must be completed first. Must be completed first. सबसे पहले आप किसको देंगे? किसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे? कॉर्नर एटम्स के। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जाएंगे? सेंट्रल एटम के पास जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर लिख लीजिए देन सेंट्रल एटम। पहले आपको मेहमानों को खाना खिलाना होता है ना, खुद बाद में खाएंगे, तो पहले सराउंडिंग एटम्स को खाना खिलाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद किसको देंगे? सेंट्रल एटम को। थर्ड आपको जो ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम जो है वो आपका, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 electrons or more than 8 electrons. देखो, सेंट्रल एटम कैन वायलेट ऑक्टेट रूल। सराउंडिंग्स के पास 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन सेंट्रल एटम को आप 8 भी दे सकते हैं और 8 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम नहीं देंगे। इधर 8 और मोर देन 8, कम नहीं। ठीक है, अभी एक आप लिख लीजिए पॉइंट, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी। ये वर्ड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी के लिए लिख लीजिए, बाद में समझेंगे। सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, समझ में आया? ये रूल्स हैं, अभी इसको अप्लाई करना सीखेंगे। चलो, हाँ, वो ज़्यादा करने के चक्कर में रहता है, उसका कोवैलेंसी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं आपको इसके एक एग्जांपल बता रही हूँ कोवैलेंसी वाले। अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन है सपोज सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना रखना चाहेगा? 2, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सल्फर है तो वो कितना रखना चाहेगा? 6, राइट। नाइट्रोजन है तो कितना बनाना है? 4, ठीक है। फॉस्फोरस है तो कितना है? 5, ठीक। कार्बन है तो मैक्सिमम कितना है? 4। क्लोरीन है तो कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाना चाहेगा? 7। कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। बस लिखिए अभी अब तो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी सीखेंगे आगे। चलो, नाउ आई एम कमिंग टू द 4th पॉइंट, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है? इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कैटायन है आपके पास, कैटायन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए बोला गया आपको। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पे आएगा? इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट देन इट गोज टू सेंट्रल एटम। अगर कैटायन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको देना है आपको? सेंट्रल एटम को, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट इसका रिवर्स हो गया, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट देन इट गोज टू सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, इट गोज टू सराउंडिंग एटम्स। अभी अप्लाई करोगे ना तो आपको आसान लगेगा, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या नई चीज़ निकल के आई है। 7 मैक्सिमम कोवेलेंसी क्लोरीन का। चलो आइए, हमने एग्जाम्पल पकड़ा था क्या, मीथेन, और मैंने आपको बोला कि आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्यू निकालना है। बोलिए, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन 6 है, 2 4 कर लीजिए। ठीक है, कितना आया 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन 1, देयर आर 4, तो कितना हो गया 4। यानी यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले 8। पहले समझ लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मुझे कितने मिले 8, जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेयर की फॉर्म में करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब आप इसको देखोगे, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, मैंने क्या डिसाइड किया कि ये क्या है हमारा सेंट्रल एटम, तो मैंने कार्बन लिखा सेंटर। देयर आर 4 हाइड्रोजन, तो मिनिमम 4 बॉन्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे 4 बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर साइड में ऐसे लिखा। ठीक है, यानी ये जो 8 है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और मुझे इतना समझ में आया कि भाई 4 हैं तो 4 बॉन्ड तो मिनिमम बनेंगे ही। अब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? एक हाइड्रोजन को 2, 8 नहीं देने हैं, हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट रूल वाला है। तो इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए। ठीक है, इधर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए। ठीक है, इसको मैंने 2 पकड़ा दिए, इसको 2 पकड़ा दिए, और कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है, ये आप समझे? क्यों भाई? अब इसको ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अभी क्या करना है हमें, वापस ये हटाइए। अभी देखो, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या था कि यहाँ पर ऐसे आपके बॉन्ड बन रहे हैं। सुनिए, एक मिनट पहले इधर ध्यान दो। कार्बन इज द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन क्या है आपका सराउंडिंग एटम है, तो हमें मिनिमम 4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो एक बॉन्ड का मतलब क्या है, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रही है आपको? 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन हैप्पी हो गया। अभी शेयरिंग वेयरिंग नहीं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन हैप्पी हो गया, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए। यानी क्या हो रहा है, एक एक आपका क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर समझो। आपकी शक्ल देख के मुझे समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा आपको क्लियर नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ समझो कि 4 बॉन्ड हैं। अगर 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको टोटल कितने मिले थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो Q है, Q इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब लोन पेयर क्या हुआ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 0 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो। अभी मैं वो ले रही हूँ जो कॉमन है ताकि आप अप्लाई करना सीखें। NH3, देखो यहाँ से आपको और समझ में आएगा। फाइंड द Q, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ऐसे समझो। Q कितना हो गया, नाइट्रोजन 5 है ना, और कितना हुआ 3, कितना मिला मुझे टोटल 8। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लुक एट दिस, ये सेंट्रल एटम था, ये सराउंडिंग एटम है, तो मिनिमम 3 एटम से 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आए भाई, 6। लोन पेयर कितना आया, लोन पेयर हो जाएगा 8 माइनस 6, कितना आया 1। लोन पेयर 1, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, लोन पेयर 1 आएगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2।
समझे? क्या हो जाएगा? लोन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। अब इधर आ जाओ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आपने पहले 3 बॉन्ड पेयर बना दिए, ठीक है। हाइड्रोजन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। हाइड्रोजन हैप्पी है या नहीं है इन दिस स्ट्रक्चर? ये बेसिक स्ट्रक्चर मुझे यही तो समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन हैप्पी है, हाइड्रोजन कंप्लीट है ना, तीनों हाइड्रोजन कंप्लीट है, यानी मेरे 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा। बचा क्या? लोन पेयर। लोन पेयर किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन के पास जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को आप दे नहीं सकते। तो लोन पेयर कहाँ बैठा होगे? ये बैठा होगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। एक और बता रही हूँ, फिर मैं बस छुट्टी करते हैं फिर आज की, बाकी हम करेंगे बाद में। ये लोन पेयर है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब 2, ठीक है। चलिए एक CO2 ट्राई करेंगे बेटा। CO2 आपको पता है CO2 का स्ट्रक्चर क्या है? कैसा होता है CO2? जानते हैं? नहीं? CO2 का स्ट्रक्चर का आइडिया है? नहीं है। चलो अभी निकालेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले फाइंड Q। बोलो भाई। 6 + 6, ऑक्सीजन 8 है ना? हाँ, तो 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ? 4 + 6 + 6, यही तो लिखोगे। 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम। तो कितना आया आपका नंबर? कितना आया? 16, ठीक है। अब पहले सब लोग समझ लो, है ना, फिर बाद में लिखना कि अब मेरे को समझ में आ रहा। सेंट्रल एटम बोलो क्या है यहाँ पे? कार्बन है सेंट्रल एटम, एक ही है, ओके। और 2 ऑक्सीजन है। आई डोंट नो अबाउट द बॉन्डिंग। तो मिनिमम कितने बॉन्ड पेयर रहेंगे? 2 तो रहेंगे। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 4, बॉन्ड पेयर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, ठीक है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 - 4, ठीक है। कितने हो गए? 12। यानी मुझे 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 4 तो मेरे बॉन्ड बन गए ना, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अभी ये सिचुएशन है। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को पहले देना है, ये रूल लिखा था आपने। इलेक्ट्रॉन पहले किसको? पहले मेहमान को खाना खिलाना है। तो ऑक्सीजन को हैप्पी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दोगे? ऑक्टेट कंप्लीट करोगे। ऑलरेडी कितने हैं? 2। तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया और 1 यहाँ दिया, हो गए 8। 12 में से 6 दे दिए हमने। अब इधर मैं फिर से क्या कर रही हूँ? 6 इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ। ऑक्सीजन हैप्पी हो गया। कार्बन हैप्पी है या नहीं है? कार्बन हैप्पी नहीं है। अब क्या करेंगे वो चीज़ समझो। अब हम ये करेंगे कि यहाँ से जो ऑक्सीजन का एक ये है, ये कार्बन के साथ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर इसने डबल बॉन्ड बनाया तो अब कार्बन के पास कितने हो गए? 2 4 6। अभी भी हैप्पी नहीं है कार्बन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये वाला ऑक्सीजन आएगा मैदान में, तो ये क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाउ द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C, ये एक स्ट्रक्चर, ये और ये। अब आप चेक करो सारे एटम्स हैप्पी हैं या नहीं है, यानी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। हो रहा है? ठीक है। आपको मैं 1 2 3 मॉलिक्यूल्स दे रही हूँ, आप घर पे इसको ट्राई कीजिएगा अगर आपसे स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं तो, ठीक है। जैसे एक लिखेंगे CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, इसका ट्राई करना घर पे, ठीक है। एक आप ट्राई कीजिए CCl4, एक आप ट्राई कीजिए NF3, एक आप ट्राई कीजिए PF3 और एक ट्राई करेंगे PCl5। ये चारों आप लीविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, गूगल करके मत देखना हो, तब तो सब अवेलेबल है, वो सब नहीं। हमें सीखना है कि अगर कोई भी अननोन मॉलिक्यूल आ गया तो हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर उसका लिख पाएँ, ठीक है। तो आपको समझा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? Q निकालेंगे। Q इज टेलिंग यू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव को ऐड करेंगे, पॉजिटिव को माइनस करेंगे। Q निकालने के बाद देखो कितने सराउंडिंग एटम्स है, उतने बॉन्ड बना दो। फिर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
डिस्ट्रीब्यूट करो पहले सराउंडिंग एटम को और उसके बाद सेंटर एटम, इतना का। कोई कंफ्यूजन? हाँ, बॉन्डिंग बॉन्डिंग पर निकलने को कैसे निकलना? बॉन्डिंग पेयर, हाँ भाई। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका, तो 2 नहीं। बॉन्डिंग पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर मतलब अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग मिलेंगे कब? मंडे। मंडे तक आप लोग 50 क्वेश्चन वाला टारगेट लेके एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ये अभी तो पीरियोडिक टेबल भी शुरू हो गया है। पीरियोडिक टेबल किया आप लोगों ने क्वेश्चन मॉड्यूल से? मैं एक फाइल पीरियोडिक टेबल की शेयर करूंगी ग्रुप में, उसको आप अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, वो एक और ऑफ कर दीजिए।